हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। प्रीवियस वीडियो में हमने शिक्षण अधिगम व्यवस्था के घटक या सोपान डिस्कस किए थे। आज हम आगे के घटक या सोपान डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे है संगठन सोपान यानी ऑर्गेनाइजिंग स्टेप। शिक्षण अधिगम प्रबंध के अंतर्गत शिक्षण का नियोजन करने के उपरांत इसका दूसरा महत्वपूर्ण सोपान है शिक्षण की व्यवस्था करना यानी ऑर्गेनाइजिंग स्टेप यानी ऑर्गेनाइज करना। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शिक्षण नियोजन के अंतर्गत किए गए कार्य विश्लेषण, शिक्षण के उद्देश्यों का चयन तथा व्यावहारिक शब्दावली में उद्देश्यों का स्पष्टीकरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। यानी कि नियोजन करने के बाद जो हमने फर्स्ट स्टेप समझा था, नियोजन यानी प्लानिंग करने के बाद इसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग स्टेप। क्योंकि नियोजन के द्वारा ही कार्य विश्लेषण किया जा सकता है और उद्देश्यों का स्पष्टीकरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसी प्रकार अगला स्टेप है संगठन सोपान। तो इसके लिए I.K. डेविस महोदय ने कहा है कि शिक्षण अधिगम की व्यवस्था करते समय अध्यापक को प्रमुखतः निम्नलिखित 4 क्रियाएं करनी होती हैं। इसमें पहला है उपयुक्त शिक्षण युक्तियों का चयन, मतलब कि सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग टैक्टिक्स, मतलब कि टीचिंग के लिए कौन सी टैक्टिक्स लगाई जाए जिससे कि शिक्षण को प्रभावपूर्ण व रुचिकर बनाया जा सके। शिक्षण युक्तियां वे सारी प्रविधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिकर तथा स्पष्ट बनाने के लिए करता है। शिक्षण युक्तियां छात्रों और शिक्षक के मध्य अंतरक्रिया को प्रभावशाली बनाती हैं, यानी कि टीचर को ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करनी चाहिए जो कि टीचिंग प्रभावशाली रहे यानी इफेक्टिव रहे और इंटरेस्टिंग भी बनी रहे। ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकती है, मतलब कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों हो सकती है। उदाहरणार्थ अपेक्षित अनुक्रिया के लिए उद्दीपन प्रस्तुत करना, यानी कि बच्चों के लिए स्टिमुली प्रेजेंट करना, सही अनुक्रिया का पुनर्बलन करना यानी कि रीइंफोर्स करना बच्चों को, यानी कि स्टिमुली ऐसे बच्चों के सामने दिखाना बच्चों को जिससे कि बच्चे कुछ रिस्पॉन्स करें। अनुक्रियाओं को सीखने के क्रम में रखना, सीखी अनुक्रियाओं का अभ्यास कराना, विभेदीकरण की परिस्थितियां उत्पन्न करना तथा सामान्यीकरण करना। शिक्षण व्यवस्था करते समय शिक्षक को सबसे पहले उपयुक्त शिक्षण युक्तियों का चयन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में एक नीति के अंतर्गत एक अथवा एक से अधिक शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करके पाठ्यवस्तु को सरल, स्पष्ट तथा बोधगम्य बनाया जा सकता है। यानी कि एक से ज़्यादा भी टैक्टिक्स यूज़ की जा सकती हैं पाठ्यवस्तु को सरल या बोधगम्य बनाने के लिए। दूसरा है उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन। शिक्षण सहायक सामग्री को दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहा जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों के पाठ में रुचि बनी रहे, यानी कि ऐसे टीचिंग एड्स यूज़ करना जिससे कि बच्चों के पाठ में इंटरेस्ट बना रहे, रुचि बनी रहे और बच्चे बोर ना हो। शिक्षण को सफल बनाने के लिए अर्थात पाठ के तथ्यों एवं भावों को बालकों के समक्ष स्पष्ट करने के लिए हम अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं, जिनमें सहायक सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। सहायक सामग्री श्रव्य तथा दृश्य दोनों तरह की हो सकती हैं। वो इसलिए आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि जो भावों को या पाठ्यवस्तु को मौखिक उदाहरणों द्वारा नहीं समझाया जा सकता, उनको दृश्य श्रव्य और साधनों की सहायता के माध्यम से सिखाया जा सकता है। क्योंकि इन साधनों के प्रयोग से बालकों की एक से अधिक इंद्रियां जैसे कान, आँख आदि सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए इन्हें हम दृश्य श्रव्य साधन भी कहते हैं। तीसरा है उपयुक्त कक्षा का आकार। वांछित संप्रेषण में कक्षा के उपयुक्त आकार तथा सीखने वाले विद्यार्थियों के समूह का विशेष महत्व होता है। इसका कारण यह है कि कक्षा के आकार का सीधा संबंध सीखने की आवश्यकता तथा सीखने के उद्देश्य की प्राप्ति की प्रकृति से होता है। एलन महोदय ने कहा है, कक्षा के आकार का मानदंड विद्यार्थियों की उस संख्या से है जिसके शिक्षक सीखने की परिस्थितियां प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करता है। यानी कि कक्षा का आकार काफ़ी प्रभाव डालता है बच्चों के सीखने पे। मतलब एक क्लासरूम में बहुत ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो बच्चे कम सीख पाएंगे वही चीज़, और शिक्षक भी कम ध्यान दे पाएगा एक एक बच्चे पे। इसलिए शिक्षा का आकार काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कक्षा का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और बच्चों का और शिक्षक का रेशियो ठीक होना चाहिए।
फोर्थ है उपयुक्त संप्रेषण नीतियों का चयन, यानी कि इसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं कि आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना है बच्चों के साथ, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है और कौन सी विधियाँ अपनानी है कम्युनिकेशन के लिए, तो इस चीज़ को भी स्ट्रैटेजीज इसकी बनानी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। थर्ड है मार्गदर्शन या अग्रसरण सोपान, यानी लीडिंग स्टेप। एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, उसके कार्यों का निरीक्षण करना तथा उन्हें आवश्यक निर्देश देना। तो यहाँ पर एक शिक्षक लीडर की भूमिका निभाता है एक तरह से, और बच्चों को निर्देशन देता है और निरीक्षण करता है उसके कार्यों की। फोर्थ है नियंत्रण सोपान। शिक्षक का अंतिम कर्तव्य है शिक्षण का नियंत्रण। यह कार्य शिक्षक के लिए सबसे कठिन है। इसमें सभी विद्यार्थियों को देशों के संदर्भ में मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन शिक्षक परीक्षाओं के द्वारा करता है, यानी कि जो भी पाठन कार्य किया है, बच्चों को पढ़ाया है, उसमें बच्चों ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, उसका मूल्यांकन शिक्षक परीक्षाओं के द्वारा करता है। थैंक यू।